अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 189 पीछा कौन कर रहा है। रॉकी के पास उन दोनों को इस तरह सवाल जवाब करते हुए देखकर लैला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो वहां से तेजी से बाथरूम की तरफ आ गई। उसने एक बार फिर से उस बॉक्स को खोलकर देखा। थर्मोकॉल की शीट के नीचे रखे ड्रग्स के उन सारे पैकेट्स को गौर से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर वो एक झटके में बाहर निकल आई और फिर तेजी से किचन में जाकर उस बॉक्स को डस्टबिन में कुछ इस तरह से डाला कि वो ऊपर से ही नजर आ जाए और फिर भागती हुई वापस रॉकी के कमरे की तरफ आ गई तो उसने देखा कि उन दोनों में से एक रॉकी को गोद में उठाए हुए बाहर हॉल की तरफ ही चला आ रहा था। लैला दरवाजे से एकदम से पीछे हटते हुए कुछ घबराते हुए लहजे में बोली, मैं भी रॉकी को लेने ही आ रही थी। कहकर वो उनके पीछे पीछे हॉल में चली आई। तब तक मुमताज भी हॉल से निकलकर अंदर की तरफ आती हुई बोली, अरे तुम लोग अंदर थे, मैं तुम लोगों को ढूंढने बाहर चली गई थी। कहती हुई वो भी उन लोगों के साथ वापस हॉल में चली आई। लैला ने तिरछी नजरों से देखा कि वे दोनों अभी मुमताज से कुछ पूछने की तैयारी में थे। तभी लैला ने उन्हें सुनाते हुए कुछ ऊंची आवाज में कहा, मुमताज जी, वो मैंने मिठाई निकाल के खाली बॉक्स किचन के डस्टबिन में ही डाल दिया था। मुमताज जी ने सबको पकौड़ियाँ सर्व करते हुए कहा, ओ अच्छा, वैसे शुक्रिया, आपने गेस्ट होकर भी मेरा इतना हाथ बटाया। लैला ने मुमताज को मुस्कुराकर देखा और फिर उसकी नजरें बरबस ही उन दोनों की तरफ उठ गईं। उसने महसूस किया कि अब उनके अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं है। तब उनमें से एक ने उठते हुए कहा, मैं और सॉस लेकर आता हूँ। कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गया। लैला समझ गई थी कि वो किचन में सॉस लेने नहीं बल्कि उस बॉक्स की खोज में ही जा रहा है। थोड़ी देर में वो आदमी किचन से सॉस की बोतल लेकर लौटा तो लैला ने देखा कि दोनों आंखों ही आंखों में इशारे से कुछ बातें कर रहे हैं। वो लोग अब पहले की तरह बेचैन नहीं बल्कि शांत तक रहे थे। ये देखकर लैला की जान में जान आई। फिर उसने एकदम से उठते हुए कहा, मुझे वाकई बहुत देर हो गई मुमताज जी, अब मुझे चलना चाहिए। मुमताज ने जाते जाते उसे गले लगाकर कहा, आपके आने से पहले सोचा था कि आपसे ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन कैसे इतना सारा वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। अभी आप तो रहेंगी ना यहाँ, तो मौका निकालकर एक बार और यहाँ आइएगा, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं श्योर नहीं हूँ कि शूटिंग के दौरान इतना वक्त मिलेगा या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुमताज जी। फिर उसने रॉकी से प्यार से कुछ बातें की और फिर वहां से बाहर निकल गई। बाहर आकर अभी वो ड्राइवर को ढूंढ ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी लैला जी। लैला ने वो आवाज सुनकर चौंक कर पीछे पलटते हुए देखा। वहां अंदर मौजूद शख्स में से एक आदमी खड़ा था। लैला ने धड़कते हुए दिल से जवाब दिया, जी कहिए। उस शख्स ने कुछ पास आते हुए कहा, आप इंडिया से मुमताज आपा के लिए वो मिठाई लेकर आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में उस बॉक्स के साथ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लैला ने कुछ घबराते हुए जवाब दिया, नहीं तो, एक छोटा सा बॉक्स ही तो था, उसे लाने में कैसे दिक्कत हो सकती थी। लैला महसूस कर रही थी कि वो शख्स कुछ अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। लैला ने एक बार फिर से ड्राइवर के लिए नजरें दौड़ाई, लेकिन वो उसे अभी भी कहीं नजर नहीं आया। लैला को घबराहट में लगा कि उसे वापस अंदर चले जाना चाहिए। अभी उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि उस शख्स ने फिर से कहा, क्या हुआ, ड्राइवर दिख नहीं रहा? हम भी उधर ही जा रहे हैं, आप कहे तो ड्रॉप कर सकते हैं आपको भी। लैला ये सुनते ही कुछ और सहम सी गई। सुहाना डिनर बना रही थी, तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। सुहाना हाथ पहुंचते हुए दरवाजे तक आई। अब इस वक्त कौन आ गया? कहते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने नरेन खड़ा था। तुम? सुहाना के मुंह से बरबस निकला। नरेन ने अंदर आते हुए कहा, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? सुहाना ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खामोश सी खड़ी रही। तब नरेन ने उसके शोल्डर्स थामकर उसे झिंझोड़ते हुए कहा, मैं आ गया हूं यहाँ, अब बताओ मुझे, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मेरे इतने सालों के प्यार को इस तरह भुला बैठी हो जैसे मैं कहीं था ही नहीं। कहते हुए नरेन की आवाज थर्रा सी गई थी।
सुहाना ने उसे एक नजर देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर कहा, डोंट डू दिस टू मी नरेन। उसकी ये हरकत नरेन को कुछ और गुस्सा दिला गई। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मुझे जवाब दे दो सुहाना, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है क्या? तो वो भी मुझे बता दो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और मैं बिना कोई सवाल किए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला। अभी नरेन कह ही रहा था कि उसे अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई और वो एकदम से जैसे चौंक सा गया। अंदर कौन है? कहते हुए नरेन तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ गया। सुहाना भी उसके पीछे पीछे माँ के कमरे की तरफ चली आई। नरेन ने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर कदम रखा, अंदर का नजारा देखकर एकदम से चौंक सा गया। अंदर सुलोचना जी तरह तरह के पाइप्स और वायर्स के बीच में लेटी हुई थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ये कौन है और ये सब क्या है? नरेन ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुहाना ने खामोशी से उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे हॉल में लेकर चली आई। इस बार नरेन कुछ शर्मिंदा सा उसके सामने वाले सोफे पर बैठा और बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ मुझे कौन है वो? तब सुहाना ने धीरे से कहा, वो सुलोचना जी है, मेरी माँ। ये सुनकर नरेन का दिमाग जैसे सन्न सा रह गया। सुजॉय अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी लतिका जी ने अंदर आते हुए कहा, तुम्हें नहीं लग रहा सुजॉय कि तुमने अपनी पहली फिल्म के बाद कुछ ज्यादा ही गैप ले लिया है? सुजॉय ने उनके बैठने के लिए बेड पर रखी हुई फाइल्स हटाई और फिर कहा, मैंने आपको बताया नहीं माँ, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स पर काम अभी चालू है। जैसे ही फाइनल होता है हम अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए। तब लतिका जी ने ठंडी सांस भरी और फिर उसके सामने रखी फाइल्स में से एक फाइल उठाते हुए कहा, तो इस बार फिल्म में किसे हीरोइन लेने का इरादा है? सुजॉय का पूरा ध्यान फाइल्स पर ही था। उसने उनसे नजरें हटाए बिना ही कहा, अभी इंडस्ट्री में लैला और कबीर की जोड़ी हिट है और काफी डिमांड में भी है, तो उन्हें ही लेना ज्यादा सही होगा। लेकिन लतिका जी ये सुनते ही कुछ चिढ़ सी गईं। तुम्हें नहीं लगता कि अब लैला और कबीर की जोड़ी को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए? I mean, जब ऑडियंस उन्हें बार बार पर्दे पर देखेगी तो जल्दी ऊब जाएगी। तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर सुजॉय ने अपनी फाइल नीचे रखी और लतिका जी से कहा, माँ, लैला और कबीर की जोड़ी अभी ट्रेंड में है। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, हमेशा से इंडस्ट्री में यही होता आया है। जो भी कपल हिट होते हैं उन्हें लेकर बैक टू बैक फिल्में बनती रहती हैं। लतिका जी ने उसकी बातें सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, यही गलती तुम्हारे डैड से भी हुई थी और यही गलती तुम भी करने जा रहे हो। मैं हर मोड़ पर तुम्हें सचेत कर रही हूँ सुजॉय, लेकिन तुम हो कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। देखना, तुम्हें भी एक दिन अपने फैसलों पर ऐसे ही पछतावा होगा जैसे आज अजीत को हो रहा है। अभी लतिका जी कह ही रही थी कि तभी पाहुजा साहब की आवाज गूंजी, बस करो लतिका, आखिर और कब तक मेरे पास्ट के ताने तुम मेरे बेटे को देती रहोगी? लतिका जी ने उनकी आवाज सुनते ही गुस्से से कहा, जो बातें आप बाप बेटों को ताने लग रही है ना, वो बातें सच्चाई हैं, आगाही हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह आप जिंदगी भर परेशान रहे, किसी भी सड़क से आई हुई लड़की के लिए मेरा बेटा भी वही परेशानी झेले। सुजॉय उन्हें इस तरह छकड़ता हुआ देखकर एक बार फिर चिढ़ सा गया था। उसने एकदम से उठकर कुछ तेज आवाज में कहा, ओ प्लीज, क्या आप लोग कुछ देर के लिए झगड़ना बंद नहीं कर सकते? हर बार उन्हीं बातों के लिए लड़ना जरूरी है क्या? और माँ, मैं समझता हूँ आप नहीं चाहती कि मैं डैड की तरह सफर करूं। मुझे वो पूरी बात पता भी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपको यूं बार बार ये बात मुझे समझाने के लिए डैड को ह्यूमिलिएट करना जरूरी नहीं है माँ। सुजॉय के इस तरह बोलने पर दोनों ही एकदम से शांत हो गए। तब उसने लतिका जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, और माँ, आप बस इतना समझिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला। मैं जिसे भी चुनूंगा उसके लिए कभी पछतावा नहीं होगा मुझे, फिर चाहे वो सड़क से उठ के आए या फिर महलों से। इतना कहकर सुजॉय वहां से बाहर निकल गया। पाहुजा साहब ने लतिका जी को घूरती हुई नजरों से देखा और फिर धीरे से बोले, इतना याद रखना लतिका, 20 सालों से मैं तुम्हारी हर तरह की बात बर्दाश्त करता आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरा खून नहीं बह रहा बल्कि तुम्हारा भी अंश है। इतना कहकर वो भी वहां से निकल गए। पीछे लतिका जी गुस्से में फुफकारती रह गईं।
लैला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शख्स की बात का क्या जवाब दे। उसे इस तरह खामोश देखकर उसने फिर दोहराया, मैं अभी अंदर से अपनी कार। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कार की चाबी लेकर आता हूँ, फिर आपको ड्रॉप कर दूंगा। अभी लैला उसे कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी पीछे से अरमान की आवाज आई, लैला मैम, काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। इस वक्त अरमान का आना लैला को किसी फरिश्ते के आने जैसा लग रहा था। उसने जल्दी से अरमान की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, ओह अरमान, हाँ चलो ना। लैला ने उस तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अंदर से दूसरा आदमी निकला और पहले वाले को कंधे से पकड़कर बोला, अबे जल्दी चल, काम हो गया और तू यहाँ उलझा पड़ा है, चल जल्दी अब चलते हैं। कहकर वो पहले वाले को अपने साथ लिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। लैला जब अरमान के साथ कार में आकर बैठी तो उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। अरमान उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि लैला के साथ क्या हुआ होगा और वो अभी इतना घबराई हुई क्यों है। उसने कार स्टार्ट करके होटल के रास्ते पर डाल दी और फिर कुछ दूर ड्राइव करने के बाद लैला से बोला, कैसी लगी मुमताज आया? उसके इस तरह टोकने पर लैला एकदम से चौंक गई। उसे अब भी ख्यालों में वो दोनों शख्स और उनकी गन याद आ रही थी। उसने अपने दिमाग से वो सब छटकते हुए धीरे से जवाब दिया, अच्छी थी मुमताज जी। और रॉकी? लैला ने फिर से उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया, रॉकी भी बहुत प्यारा बच्चा है। कहकर उसने सीट की बैक से अपना सिर टिका लिया। अरमान से उसकी बेचैनी छुपी हुई नहीं रह सकी। ना चाहते हुए भी अरमान ने पूछा, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? लैला इस वक्त अंदर से इतना पैनिक फील कर रही थी कि उसका दिल किया कि अरमान को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बता दे, लेकिन फिर उसे खामोश रह जाना पड़ा क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इस मसले पर अब वो कबीर से मशवरा किए बिना कोई कदम नहीं उठा सकती थी। लैला ने एक गहरी सांस ली और फिर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, इतने लंबे सफर से आने के बाद अचानक से फिर यहाँ जाना थोड़ा हेक्टिक हो गया, शायद इसीलिए थोड़ा लो फील कर रही हूँ। कहकर उसने अपने तही अरमान को तसल्ली दे दी थी, लेकिन अरमान उसकी बताई गई वजह से पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं था। लैला को ऐसे परेशान देखकर उसने आगे कोई भी सवाल करना बेहतर नहीं समझा। वैसे भी उसके लिए काफी तसल्ली की बात थी कि बंबई से भेजे गए ड्रग्स की उतनी सारी क्वांटिटी डिलीवर की जा चुकी थी और पहले से तयशुदा डील के मुताबिक पार्टी से मिलने वाला पैसा भी अरमान वाली कार की डिक्की में ही मौजूद था। तभी लैला ने जैसे याद करते हुए कहा, जो ड्राइवर मुझे लेकर आया था वो वापसी में मौजूद था ही नहीं। मैं इनफैक्ट काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके बदले में आप आ गए। आप तो होटल में थे ना, तो फिर यहाँ कैसे? अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा, जब सहगल सर को ये पता चला कि आप मुमताज आया से मिलने अकेली गई हैं, तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उन्हें लग रहा था कि अनजान शहर में पता नहीं आप एक अनजान ड्राइवर के साथ कैसा महसूस करेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए कहा और मैं आ गया। ड्राइवर को मैंने ही वापस भेज दिया था। लैला ने उसके जवाब में बस हाँ कहा और खिड़की से बाहर नजारे देखने में बिजी हो गई। एक वक्त को तो उसे ये लग ही नहीं रहा था कि वो उस मुसीबत से बाहर निकल पाएगी। ये सब सोचते हुए उसने साइड व्यू मिरर पर नजर डाली और जैसे उसे अपनी आंखों पर शक सा हुआ, उसने मन ही मन खुद से कहा, ये कार, ये तो वहां निकलने के वक्त से ही हमारी कार के पीछे पीछे चल रही है। कहीं वो लोग मेरा पीछा तो नहीं करवा रहे हैं? क्या वाकई ड्रग्स डिलीवरी की इस डील में लैला की जान इतनी आसानी से छूट जाने वाली थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।